क्या हो गया भाई तुम्हारा? पूरा मुंह आ नहीं रहा। कहाँ इस चक्कर में पड़े रहे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसका कोई देखता होता थोड़ी है यार, बिना मतलब से। कौन देखता है? मैं खुद देखता हूँ। देखते हो? मैं खुद देखता हूँ। चलो भाई, अगर तुम लोग को फायदा है तो भाई बना लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, भारत पाक संबंध में देखो भाई, पाक के साथ हमारे संबंध, थोड़ा सा पहले हम लोग जागृति पढ़ लें। जागृति में देखिए हमारे कितने राज्य की सीमाएं हैं जो पाक से रिलेटेड हैं। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख भी है भाई, ये ना देखना, लद्दाख पूरा ऐसे है ना, ठीक। ये हमारी सीमाएं हैं। अब हमारे और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे हैं, इस पर हमें भी चर्चा करना है। खास करके भारत पाक संबंध के तनाव वाले क्षेत्र कौन कौन से? इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में तनाव के क्षेत्र क्या है? देखिए, सबसे पहले सीमा विवाद, दूसरा जल विवाद, तीसरा मुद्दा आतंकवाद का, चौथा हम लोगों ने युद्ध भी लड़े हैं, और इसी में सीमा विवाद में एक हम लोग रियासतों के विलय के बारे में, देसी जो रियासतें थी, देसी रियासतों के विलय के संबंध में सब लिखा हुआ है, परेशान ना हो, ये समझिए। यूपीएससी की क्लास है, वनडे वाली क्लास नहीं है, ठीक है। देखिए, भारत और पाक संबंध के तनाव के क्षेत्र क्या हैं? हमारा पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी देश है, और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे 1947 के एक्ट। जब दो नेशन 1947 के एक्ट से दो नेशन बनते हैं, एक बनता है पाकिस्तान और एक बनता है भारत, ठीक। अब ये हुआ 1947 के एक्ट में ये कहा गया था, अच्छा, एक 1935 का एक्ट पढ़ाया गया, 1935 का, इसमें कहा गया था कि भारत एक संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा, और इस संघ में देसी रियासत और ब्रिटिश भारत मिल करके एक संघ का निर्माण करेंगे। देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत। अच्छा, ये कभी संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि देसी रियासतें मिलने से क्या कर दी? मना कर दी। चलो, वो तो आई और गई बात हो गई। फिर मामला आया 1947 की पाकिस्तान की डिमांड की। भाई जिन्ना एक ही चीज़ पे अड़े रहे, बाकी आप लोग इतिहास में पढ़िएगा, पाकिस्तान की मांग, जिन्ना, 14 सूत्री, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। जो मेरा पार्ट है हम खाली उतना डिस्कस करेंगे। फाइनली टू नेशन थियरी, जिन्ना ने क्या कहा कि दो राष्ट्रदान, यानी कि हम पाकिस्तान के डिमांड के अलावा किसी भी चीज़ पर राजी नहीं होंगे। अच्छा, भारत वाले भी, यहाँ के लीडर भी परेशान हो गए थे कि चलो अब बांट ही दो, यही एकमात्र रास्ता है। खैर, दो नेशन बना। इसमें ये कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं, देखो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ। जो देसी रियासत है वो अगर चाहे
तो पाकिस्तान के साथ चली जाएं, चाहे तो भारत के साथ चली जाएं, ना जाना चाहें तो अपने आप को क्या घोषित कर लें, स्वतंत्र, और इनके लिए संविधान हम बना के दे देंगे। ये कौन कह रहा है? ब्रिटिश सरकार। इसके माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से अब हुआ भारत का बंटवारा। तो बंटवारे के समय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। इसने क्या किया? रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग इसने बना दिया। क्या बना दिया? सीमा आयोग। इन्होंने ही क्या किया? डिसाइड कर दिया कि कौन से पार्ट इंडिया में रहेंगे और कौन से पार्ट पाकिस्तान में। देश का बंटवारा हुआ। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जितने मुसलमान भारत में हैं वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के हिंदू कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। उसमें एक व्यक्ति है महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ पे, किस बाउंड्री पर थे? तो कहाँ पे थे? नोआखली, यानी कि बंगाल के पास में, यानी कि इंडिया और जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पे थे। वहाँ पर एक भी हिंसा नहीं हुई। लोग प्रेम से, हिंदू वहाँ से आ गए, मुस्लिम यहाँ से चले गए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई इस पंजाब वाले रीजन को लेकर के, इस वाले रीजन को लेकर के। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी गदर मूवी देखी होगी, ठीक है। बाकी काफ़ी कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसमें गदर, इसमें होता क्या है कि वहाँ से हिंदू आते हैं कहाँ? इंडिया। और इंडिया के मुसलमान कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान। इसी में दंगा भड़क जाता है। और इस दंगे में सबसे जो ज़्यादा दुनिया के किसी भी पार्टीशन में इतनी खौफनाक या इतनी दर्दनाक या इतनी मानवता की नीचता का प्रदर्शन किसी दुनिया में नहीं हुआ था जितना इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई वो महिलाओं के साथ रेप करना तो आम बात है, उनके बॉडी पार्ट को भी काट देते थे। इस लेवल तक इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में घिनौनी हरकतों का लोगों ने क्या किया? प्रदर्शन किया। ये किसी में सिख परिवार के थे, रिटन हिस्ट्री है ये। सिख परिवार के एक फादर थे, तो उन्होंने, उनकी 2 बेटियां थी, बड़ी बड़ी बेटियां थी 18-20 साल की। उन्होंने अपने बेटियों को, जब ये मंजर देखा, उन्होंने अपने बेटियों को जहर दे दिया कि दहशतगर्दों के अगर ये हाथ लगेंगी तो ना जाने इनका क्या हाल होगा, इससे बेटर है इनका मर जाना। तो इस तरह से रिटन हिस्ट्री में तो 4-5 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 लाख से कम लोग इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में मारे नहीं गए। कितने बच्चे बिछड़ गए, कितने यतीम हो गए, कोई कहाँ गया, कोई किसी का छूट गया। यह एक भयावह मंजर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा था। वहीं से संबंध हमारे क्या हो गए? खराब हो गए। अच्छा, देश बटा, लोग आए गए, फिर भारत में रिफ्यूजी की प्रॉब्लम, जो वहाँ से लोग आए थे, फिर आपके संविधान में संशोधन करके पहला किया गया। जो देसी रियासतें थी उनसे सारी उनकी ज़मीनें ली गई। जो लोग छोड़ के गए थे उनकी ज़मीनें, जो वहाँ से आए थे उन लोगों को रिहेबिटेट किया गया उन स्थानों पर। उसी में कृषि वो पास किया गया, भूमि सुधार अधिनियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पास किया, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म। तो ये चीज़ें किस तरह सेटलमेंट किया गया। ठीक, अब समस्या आई बंटवारे के बाद कि जो देसी रियासतें थी, जो पाकिस्तान वाले पार्ट में थी, वो तो पाकिस्तान में शामिल हो गई। लेकिन 3 बड़ी रियासतें थी। एक था जम्मू कश्मीर, J&K, एक आपका यहाँ जूनागढ़, और एक यहाँ आपका बीच में हैदराबाद। अब देखो, अब इसी को लेकर के विवाद होना शुरू हुआ। हैदराबाद यथा स्थिति, यानी कि जैसे है उसी पे उसने साइन किया कि हम किसी में नहीं मिलेंगे, हम क्या होंगे, अपने आप को फ्री घोषित कर लेंगे।
पटेल आपके उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री थे। कई बार यहाँ के निजाम से बात किया, लेकिन फाइनली ये तैयार नहीं हुआ और लास्ट में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ की जो सेना थी वह लोगों पर अत्याचार करना शुरू। वहीं पर भारत सरकार को मौका मिला इसमें इंटरफेयर करने का। हालांकि इंडियन आर्मी पुलिस मिल करके इसको क्या कर ली, पूरी तरीके से कब्जा कर ली। खैर ये तो कब्जा हो गया बाई पुलिस एक्शन के द्वारा। मामला बचा गुजरात का। यहाँ महावत खां रहता था, बड़ा बदमाश टाइप का दीवान था, वहाँ का राजा और ये। तो जब ये मेमन साहब आपके उस समय गृह मंत्री और गृह सचिव हुआ करते थे, जब मिलने जाते थे तो वहाँ का जो दीवान था वह यहाँ के नवाब से मिलने नहीं देता था। एक बार गए, दो बार गए, काम नहीं बना। फाइनली क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या जो थी वो हिंदू ज़्यादा थी और शासक यहाँ का मुस्लिम था। शासक मुस्लिम और पॉपुलेशन ज़्यादा हिंदू की। तो यहाँ पे पटेल जी ने क्या किया, क्या अपना दिया, रेफरेंडम करा दिया, जनमत संग्रह करा दिया और जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में लोगों ने मतदान कर दिया। इस तरह से इसका हो गया। अब मामला आया जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के विलय में यहाँ का डोगरा वंश का जो शासक था वो राजा हरि सिंह था। हरि सिंह ने भी, क्योंकि इसका भारत से बिल्कुल कनेक्शन ऊपर था, मतलब एक किनारे एक तरह से साइड में था, ये कहा ना तो हम इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे, इसने भी आने से मना कर दिया। अच्छा, जब भारत जूनागढ़, हैदराबाद या पूरी जो आपके NCERT में है वो 565 देशी रियासत लिखा है, 12th वाली किताब NCERT आपको कहीं कहीं बुक्स में मिल जाएगी 552। लक्ष्मीकांत वगैरह में क्या मिल जाता है 552, लेकिन जो गवर्नमेंट किताब है उसमें कितना लिखा हुआ है 565। तो ये देशी रियासतें भी धीरे धीरे करके भारत सबको अपने में मर्ज कर लिया। यही देख करके पाकिस्तान ने भी सोचा कि जब सारी रियासतों को भारत मर्ज कर रहा है ये तो कहीं जा नहीं रहे, चलो इस पर संशोधन कर दो। इसने क्या किया कि कबीले वाले, कबीला समझते हैं, कबीले वाले के फार्म में, ये कबीले वाले हैं, गुमक्कड़ हैं, ये कहीं जाके रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान की सेना है। इसने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना शुरू किया। तो यहाँ का जो राजा हरि सिंह था, जब इसकी सेना लगभग श्रीनगर के लगभग 100 किलोमीटर के आसपास थी, तब ये घबरा गया। इसकी सेना पाकिस्तान के सामने टिक नहीं पा रही थी। तब ये भाग करके कहाँ आया, दिल्ली आया और उस समय नेहरू जी के साथ समझौता किया। तो लेकिन नेहरू जी ने एक गलती कर दिया, 370 की बात कर, एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया और भारत को खाली 4 ही 5 सेक्टर मिला, डिफेंस, विदेश, ठीक है, और बैंकिंग। बाकी जो जितने भी थे वो राज्य को दे दिया गया। हालांकि उस समय परिस्थितियाँ जो भी रही, वो नेहरू जी ने जो भी कुछ किया हो, इस तरह से इसका विलय पत्र पर साइन हो करके भारत का अंग बन गया। लेकिन समस्या तब हुई कि जब ये वाला जो पार्ट है, जिसको हम लोग POK कहते हैं, क्या कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हमारी भी सेना गई इधर, हम लोग भी लाहौर तक इधर कब्जा कर रहे थे। लेकिन इसी समय इस मामलों को लेकर के नेहरू जी चले गए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। तो यूएनओ ने कहा कि यथास्थिति बनाए रखिए। इन्होंने, नेहरू जी ने क्या किया, अपनी सेना वापस बुलाई और पाकिस्तान वाले ये पार्ट खाली नहीं किए। इनको यह कहना चाहिए था कि धीरे धीरे आप लद्दाख वाले पार्ट को खाली करिए, POK को खाली करिए, तब हमारी सेना धीरे धीरे पीछे आएगी। ये अपनी सेना बुला लिए, वो गया ही नहीं और आज तक वह हमारे लिए क्या बना हुआ है, सरदर्द बना हुआ है। और POK को लेना अब भारत की बस की बात नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहीं पर चीन ने क्या कर दिया है, एक आर्थिक गलियारा बना दिया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यानी कि एक यहाँ पर जो कराची है और ये आपका अरब सागर है, तो अरब सागर को जोड़ते हुए ये POK होते हुए एक अपना रास्ता बना लिया। अगर आप इस पर कभी अटैक करेंगे तो चाइना आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे क्या कहेगा, हमारा निवेश, तब आप क्या करेंगे।
ठीक, ये बार बार इसी को लेकर के नेहरू जी को लोग बीजेपी वाले गाली देते हैं। खैर जो भी है, अब हम ये हो गया इसलिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सीमा विवाद कि हमारे और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर के क्या विवाद है। आप लोगों ने ज्यादती में पढ़ा होगा, ये जो गुजरात वाला पार्ट है, इसी में एक लाइन जाती है 24 डिग्री पैरेलल, इसको सर्क्रिक रेखा कहते हैं। नाम सुना है? सर्क्रिक रेखा, ये 25 डिग्री पैरेलल की बनती है। तो यहाँ कुछ जमीनें हैं यहाँ पे। क्रीक का मतलब होता है, क्रीक का मतलब होता है धरती के अंदर समुद्र का घुसा हुआ सकरा भाग, इसे कहते हैं क्रीक। क्या कहते हैं? क्रीक। क्रीक का मतलब कि धरती के अंदर समुद्र का घुसा हुआ भाग, ये ऐसे वाला पार्ट है यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, जब दो देशों के बीच कोई वाटर बॉडी हो, जैसे मान लीजिए एक नेशन ए है और एक बी है, अगर इसके बीच कोई वाटर बॉडी है, पानी भरा है, इसका जो बंटवारा हो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग आधा आधा होना चाहिए। और यहाँ 200 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील की दूरी नहीं, डिस्टेंस कम है, तो कहता है कि आधा आधा बांट लीजिए। इसको मेरिडियन लाइन कहते हैं, मेरिडियन लाइन। कि जब दो नेशन के बीच डिस्टेंस कम रहती है, 50 नॉटिकल मील, 20 नॉटिकल मील, 30 नॉटिकल मील, तो आधा आधा बांट देते हैं और इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं मेरिडियन लाइन। वो कहता है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये समुद्र का पार्ट है, इसका पार्ट है, अरेबियन सी का पार्ट है, इसलिए हमें आधा इसमें मिलना चाहिए। भारत का आर्गूमेंट क्या है कि यह समुद्र है ही नहीं साहब, ये तो दलदल है, मार्स लैंड है, और मार्स लैंड पर हम ये 24 डिग्री वाला इंटरनेशनल लॉ को लागू नहीं करेंगे। इस तरह से कब्जे में तो हमारे है, लेकिन पाकिस्तान बार बार यहाँ पर ये मामला उठाता है कि जो सर्क्रिक लाइन है वो 24 डिग्री पैरेलल के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहना है कि भाई ये समुद्र नहीं है, ये दलदल है और यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के डिस्प्यूट। दूसरी चीज़ आप लोगों ने जब पढ़ाया गया होगा प्रियम्बल, एक बात बताई गई होगी बेरूबारी संघ का मामला। तो जो आपका ये वेस्ट बंगाल है, ममता दीदी का राज है, यहीं पर एक जिला है न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, यहीं पे जगह था बेरूबारी संघ। तो बेरूबारी संघ जब ये रेडक्लिफ महोदय थे, जब बंटवारा कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान का, तो रेडक्लिफ महोदय ने दिया किसको था? भारत को, लेकिन ये रजिस्टर में मेंशन करना भूल गए। इसी का फ़ायदा उठाते हुए 1854 में पाकिस्तान ने मामला रेज किया कि जो बेरूबारी संघ है यह हमारा है, दावा ठोका। फिर नेहरू और नून ने समझौता किया, वहाँ के फिरोज खान नून प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? पाकिस्तान के, और भारत के पीटी नेहरू साहब थे। इन दोनों लोगों ने एक एग्रीमेंट किया कि चलो भाई कुछ थोड़ा तुम ले लो, कुछ थोड़ा हम ले लें, और इस मामले को क्या कर दें? रफा दफा कर दें। लेकिन समस्या तब आई क्योंकि हम एक संप्रभु नेशन है। तो क्या एक संप्रभु नेशन अपनी ज़मीन को, अपनी धरती के टुकड़े को किसी विदेशी राष्ट्र को दे सकता है? ये मामला आया। तो एक आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया गया होगा, आर्टिकल 143 या 143 कहता है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति की बात करता है। इसी के तहत ये कहाँ गया मामला? सुप्रीम कोर्ट में, और जिससे का नाम था बेरूबारी संघ का मामला 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो डाउट आप अपना ज़मीन जो है दे दीजिए, अदला बदली कर लीजिए, ले दीजिए, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो खैर इस तरह से जो सीमा विवाद सर्क्रिक को लेकर के था, इसको लेकर के था, इसी तरह से निपटा। लेकिन आज भी पाकिस्तान सर्क्रिक पर अपना दावा ठोकता है, और पीओके वाला मामला तो है ही।
कि हमारे इनके बीच पहला विवाद। दूसरा विवाद है जल विवाद। देखिए आपकी जो 5 नदियां, हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, भारत पाक के बीच जल विवाद। एक रिवर है जिसका नाम है सिंधु, यहाँ पर्वत है काराकोरम, लद्दाख और एक जास्कर, ठीक है। ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर। उसके बाद एक नदी है आपकी झेलम। कहाँ से निकलती है झेलम? वेरीनाग, शेषनाग, यही से यहाँ से निकलते हुए श्रीनगर होते हुए बारामूला होते हुए भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए एक नदी आपकी निकलती है चंद्र और भागा, हिमाचल प्रदेश से। चंद्र और भागा 2 नदियाँ हैं। 2 नदियों के मिलने से बन जाती है ये चेनाब, और इसी चेनाब में आकर के ये मिल जाती है। फिर एक नदी इधर से निकलती है सतलज, नाम सुना होगा, इसी में आगे जाके मिल करके फाइनली इसी इंडस में ये मिल जाती है। इसमें और भी है, एक रावी है, ब्यास है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसके? सतलज। तो इसमें जो हमारा पाकिस्तान भारत पाक सिंधु नदी जल समझौता है, इसके तहत जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदी झेलम और चेनाब, तो ये जो 3 नदियां हैं, मतलब सिंधु और उसकी ये 2 सहायक नदी है, इसका 80% जो पानी होगा वो पाक यूज करेगा। सतलज और ब्यास, रावी और ब्यास, ये जो नदियां हैं इनका, सतलज उसकी सहायक नदियां का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाक यूज करेगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ 80% पाक करेगा और 20% भारत करेगा। ये हमारे और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच ये जो 5 नद हैं इनको लेकर के क्या है? बंटवारा है। अच्छा, जो हमारी परियोजनाएं हैं जल विद्युत, चाहे वो सलाल हो, तुलबुल हो, ठीक है, ये परियोजनाएं आपके किस नदी पे है? चेनाब, झेलम, इन्हीं नदियों पे बनाया गया है। अच्छा, इसमें क्या है, जब हम डैम बनाते हैं तो नदियों के पानी को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तो पाकिस्तान का आरोप है कि भारत जो है अपने मल्टी पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो जल विद्युत परियोजना है, सिंचाई के लिए है, पेयजल के लिए है, उसके लिए भारत जो है इन नदियों का पानी ज़्यादा यूज कर लेता है। इन नदियों के पानी को भारत रोक लेता है। और यह है जो भारत और पाक का सिंधु नदी जल समझौता, इसका क्या है? उल्लंघन है। भारत सरकार कहता है नहीं भाई, हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें क्या कहा गया था कि हम इस नदी के पानी को, इंडस रिवर के पानी को रोक देंगे। क्या यह पानी संभव है? क्या ये संभव है? क्या नदियों को रोक लोगे आप? इतना बड़ा डैम बना लोगे आप? लेकिन जो हमारी टॉप लीडरशिप है, क्योंकि वो समझती है कि भारत में तो भेड़ और बकरियां रहती हैं, इनको सेंस तो है नहीं समझने की, तो इनको जो कह दो वही मान लेंगे। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। आप किसी नदी के पानी को नहीं रोक सकते हैं। हाँ, डाइवर्ट थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन पानी बंद कर देंगे, नदी की दिशा बदल देंगे, ऐसा संभव नहीं है भाई। छोटी मोटी नदी को भले बदल दें, अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे, पूरा आपका ये पार्टर डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमें नेचर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरा है जल विवाद। तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया है? आतंकवाद का मुद्दा। देखो, अब चाहे संसद पर अटैक का मामला हो, चाहे उरी अटैक हो, चाहे पुलवामा, और अभी एक कौन सा हुआ था, पहलगाम का मामला हो, चाहे मुंबई का ताज अटैक का मामला हो, ये जितने भी मामले हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान के तरफ से क्या हो गया,
ये सारे के सारे जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं जो आतंकवादी शिविर है वो पाकिस्तान में पनपता है। होता क्या है, देखो सिंपल सी लॉजिक है, जब कोई नेता चुनाव लड़ता है तो अपनी जनता से कुछ वादे करता है कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको 15 लाख रुपए भी देंगे, ठीक है। ऐसे वहाँ के भी नेता वादा करते हैं। जब नेता अपने जो उनका वादा होता है वो जब पूरा नहीं कर पाते हैं, तब जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है और ज़बरदस्ती किसी दूसरे राष्ट्र में दंगा भड़काया जाता है। जब वहाँ दंगा भड़केगा, लोग मरेंगे, तो वो एक्शन तो करेगा हमारे ऊपर। जब एक्शन करेगा तो हम देशभक्ति का गीत गाएंगे और देशभक्ति में सारे विकास, सारी ज़रूरतें क्या होंगी, दरकिनार हो जाएंगी और हम क्या करेंगे, एक छत्र राज करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है धर्म का मुद्दा और लोगों को ध्यान भटकाना, क्योंकि लोगों का जहाँ इमोशनल लगाव है उनके इमोशन के साथ खेलना बहुत अच्छी चीज़ है। आप जनता के इमोशन के साथ सरकारें खेलती हैं, ये बिल्कुल बात सही है और सत्य है। अरस्तु यही कहता है कि जनता एक इसमें है, बोलते हैं उसको सोफिस्ट, वो यही सिखाते हैं कि जनता को मोहित कैसे करना है, जनता के इमोशन से खेलना कैसे है, जिससे लोग क्या हो, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए जो ढोल पीटता रहे। अब भाई नाली से भी गैस